मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पद परिचय पढ़ा है। हमने अभी तक पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का परिचय पढ़ लिया। विशेषण पद तक हमने परिचय कर लिया। आज हम करेंगे क्रियापद का परिचय। क्रियापद देखिए, क्रिया क्या होती है। क्रिया से समझ में आता है कि जो कुछ भी कार्य होता है, किया जाता है, यानी कि कार्य के होने का बोध क्रिया कहलाता है। तो क्रिया के जब हम क्रियापद का परिचय दे रहे हैं तब हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये देखिए। क्रियापद का परिचय देते वक्त भेद, सबसे पहले क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं मुख्य, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक जहाँ पे कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती, और सकर्मक यानी कि जहाँ पे क्रिया के साथ कर्म भी होता है, वो सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले भेद बताने होते हैं, उसके पहचानने होते हैं, सकर्मक है या अकर्मक है। दूसरे नंबर पर काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आप जानते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो उसके बाद काल बताना होता है। भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया, कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ, उसके बारे में बताएगा तो भूतकाल। इस समय वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है, वर्तमान काल। और आने वाले समय में अगर कोई कार्य होता है तो भविष्य काल। इसके बाद देखिए बच्चों वाच्य। वाच्य भी आपने पढ़े हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि जहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म की प्रधानता है, और भाववाच्य जहाँ भाव प्रमुख है। तो ये होते हैं आपके वाच्य, ये आपने पढ़े। वाच्य बताना होता है यहाँ पर। अगला लिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, और वचन। वचन उसका एक वचन है, बहुवचन है, और फिर उसका क्रिया से संबंध, जैसा आपने पहले संज्ञा सर्वनाम में भी बताया है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अनामिका हंस रही है। अनामिका हंस रही है में हंस रही है को अंडरलाइन किया है, यानी कि इसका अर्थ है कि हमें इस पद का परिचय देना है। देखिए, हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें क्या बताना है, काल बताना है। हंस रही है यानी कि वो इस समय कार्य कर रही है, तो ये क्या हुआ, वर्तमान काल। वर्तमान काल। फिर वाच्य, यहाँ पे आपने देखा इस सेंटेंस में अनामिका हंस रही है, यानी कि कर्ता अनामिका की प्रधानता है, तो कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। फिर लिंग बताएंगे, अनामिका है तो स्त्रीलिंग हुआ, और वचन आपका एक वचन, सिर्फ अनामिका की बात हो रही है, और इसका संबंध कर्ता अनामिका की क्रिया है। ये किसकी क्रिया है, अनामिका की क्रिया है। क्रिया का किससे संबंध हो रहा है, अनामिका से संबंध है। तो ये यहाँ पर हमें ये चीजें बतानी होती है, इनका ध्यान रखना होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको और करवा रही हूँ। तो अगला उदाहरण देखिए इसका। बच्चे ने कुत्ते को डंडे से मारा। मारा पद अंडरलाइन है, इसका अर्थ है कि आपको मारा पद का परिचय देना है। देखिए, बच्चे ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो क्रिया हुई यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक। क्यों, सकर्मक क्रिया को आपने कैसे पहचाना कि कैसे मारा, डंडे से मारा, यानी कि कर्म किसमें फल पड़ रहा है, कर्म डंडे से, डंडे से मारा, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। क्योंकि आप अगर सकर्मक क्रिया को पहचानना है तो उसमें प्रश्न बना सकते हैं, बच्चे ने कुत्ते को कैसे मारा, डंडे से मारा। जहाँ पर उत्तर आ रहा है वो सकर्मक क्रिया। देखिए, ये हुई सकर्मक क्रिया। काल कौन सा हुआ, इसमें भूतकाल, क्योंकि वो मार चुका है, बच्चा डंडे से मार चुका है, भूतकाल हुआ, मारा। वाच्य, कर्तृवाच्य, क्योंकि बच्चे की प्रधानता यहाँ पे कर्ता मुख्य है यहाँ पर इस वाक्य में। फिर पुल्लिंग, बच्चा शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है, एक वचन, एक बच्चे की बात हो रही है, बच्चे ने कुत्ते को डंडे से मारा, एक बच्चे की बात हो रही है, तो एक वचन। तो ये है बच्चों हमारा क्रियापद। इसको ध्यान रखना है कि इसका पद का परिचय देते वक्त हमें ये सभी बातों का ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो आपको क्रिया विशेषण पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ ये क्रिया विशेषण किस वर्ग का शब्द है। तो बच्चों आइए देखते हैं अव्यय। मैं आपको बताऊँ अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द वह शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि से कभी परिवर्तित नहीं होते। वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि से कभी भी परिवर्तित नहीं होते, वो अविकारी होते हैं। जैसे उदाहरण से बताते हो, आप समझ जाएंगे, वहाँ, जहाँ, जल्दी आदि। अभी बहुत सारे और शब्द हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। वहाँ, जैसे मैंने बोला कि सीता वहाँ खड़ी है, फिर मैं कहती हूँ कि मोहन वहाँ खड़ा है या मोहन वहाँ जा रहा है, तो आपने देखा रहा है या खड़ी है, वो शब्द परिवर्तित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का फर्क आ रहा है। लेकिन वहाँ शब्द क्या है,
परिवर्तित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अव्यय है, अविकारी है, यानी कि इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। ये होते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण या कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। और देखिए जैसे जल्दी, राम जल्दी जल्दी चलो, वो देखो वो लड़की कितनी जल्दी चल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए आपने देखा कि फिर से परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे लिंग के कारण, वचन के कारण भी नहीं होगा। जल्दी शब्द एक वचन में भी आएगा, बहुवचन में भी आएगा, लेकिन जल्दी में परिवर्तन नहीं होगा। तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी या अव्यय होते हैं। अब अविकारी शब्दों के वर्ग में निम्नलिखित शब्द आते हैं। देखिए कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये भी अभी हम देखने हैं, हमें अभी इन पदों का परिचय भी सीखना है। तो अब हम सबसे पहले करते हैं क्रिया विशेषण पद का परिचय। तो अभी हमने अव्यय पढ़े, अब मैं अव्यय में आपको क्रिया विशेषण पद का परिचय पढ़ाती हूँ। देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। आइए इसमें जब हम क्रिया विशेषण पद का परिचय देते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले भेद, क्रिया विशेषण के भेद देखिए। 4 भेद है बच्चों: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक, कालवाचक यानी कि समय। आप समझते हैं कालवाचक नाम से ही समझ आता है समय, जिससे समय का पता चले कि क्रिया किस समय हुई है। सुबह हुई, शाम को हुई, कल हुई, आज हुई, परसों हुई। ये जब भी क्रिया जब भी होनी है या हुई, क्रिया का संबंध जब समय से हो रहा है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है। दूसरा भेद है स्थानवाचक। स्थानवाचक यानी कि आप समझते हैं स्थान, जगह। क्रिया कहाँ पर होनी है या हो रही है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, आगे, कोई भी स्थान जहाँ पे स्थान का पता चल रहा है, स्थानवाचक। फिर देखिए रीतिवाचक। रीति होता है तरीका, जल्दी, धीरे, अचानक, तेज। क्रिया जल्दी जल्दी हुई, धीरे धीरे हो रही है, अचानक हुई है, तेज हुई है। तरीका क्या है क्रिया के होने का, वहाँ वो सारे शब्द आते हैं रीतिवाचक में। फिर है परिमाणवाचक, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। क्रिया का परिमाण, मात्रा कितनी है, तो ये हो गया परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण का जब हम परिचय देंगे, सबसे पहले हमें उसके भेदों को ध्यान रखना। दूसरी चीज क्रिया की विशेषता बतानी है। कौन सी क्रिया की विशेषता बताई गई है? देखिए उदाहरण से समझिए। बाहर मंद मंद हवा चल रही है। बाहर मंद मंद हवा चल रही है। इसमें देखो बच्चों, मंद मंद को अंडरलाइन किया, यानी कि आपको मंद मंद का परिचय देना है। तो मंद मंद क्या है? हवा के बहने का तरीका है। तो ये जब तरीका, ये कौन सा हुआ? फिर ये हुआ हमारा रीतिवाचक। मंद मंद हवा चल रही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चलना क्रिया की विशेषता। किस क्रिया की विशेषता है? मंद मंद चलना। हवा कैसे चल रही है? मंद मंद चल रही है, तो चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण में 2 बातें ध्यान रखनी है, पहला भेद और दूसरा किस क्रिया की विशेषता बताई गई है। इसका एक उदाहरण और देखिए। आप जल्दी से छत पर पहुंचिए। आप जल्दी से छत पर पहुंचिए। जल्दी से को अंडरलाइन किया है। जल्दी से क्या है? जल्दी से भी रीतिवाचक है, तरीका है, कैसे पहुंचना है छत पर? जल्दी पहुंचना है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। पहुंचना क्रिया की विशेषता बता रहा है। किस क्रिया की विशेषता बता रहा है? ये पहुंचना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जल्दी से था। इसी वाक्य में एक उदाहरण हम और करेंगे इसका, छत पर। अब मैंने छत पर को अंडरलाइन किया। छत पर का परिचय देंगे हम। छत पर भी क्रिया विशेषण शब्द है, क्योंकि क्रिया कहाँ हो रही है? पहुंचना कहाँ है? छत पर पहुंचना है। तो ये कौन सा हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, छत पर पहुंचिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया पहुंचना क्रिया की विशेषता। स्थान जो है, स्थानवाचक क्रिया कहाँ हो रही है? छत पर हो रही है। कौन सी क्रिया होनी है? पहुंचने की क्रिया होनी है। तो पहुंचना क्रिया की विशेषता। यहाँ पे दोनों की विशेषता एक ही है, क्रिया एक ही है, लेकिन दोनों का भेद अलग है। ये रीतिवाचक हो गया और ये स्थानवाचक क्रिया। तो ये हो गए क्रिया विशेषण। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें संबंध बोधक पद का परिचय। तो बच्चों, अभी हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, क्रिया पढ़ी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? देखिए, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताएं। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों से
बाद यहाँ से समय का बोध हो रहा है, स्थानवाचक के सामने के पास स्थान की बात हो रही है, दिशावाचक की तरफ की और दिशा की बात हो रही है, साधनवाचक के सहारे के आश्रय के वो भी उसका साधन है, विरोधवाचक के विरुद्ध के खिलाफ, संबंधवाचक के समान की तरह समानता यहाँ पर बताई जा रही है, कारणवाचक के कारण, ये सभी संबंध बोधक के भेद हैं, उनके ये शब्द हैं। तो सबसे पहले हम जब इसका कोई भी उदाहरण करेंगे, पद का परिचय देंगे, तो हमें सबसे पहले उसका भेद पता होना चाहिए। उसके बाद संबंध कि वो किन दो शब्दों के मध्य संबंध बता रहा है, किन दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य या संज्ञा से पहले जैसे वो आ रहा है, संज्ञा के बाद आ रहा है, तो किन के बीच में संबंध बता रहा है। संबंध यानी कि जब दो लोग होंगे तभी तो संबंध होगा ना, कोई भी दो व्यक्ति दो वस्तु के मध्य का संबंध। देखिए उदाहरण, हमारे घर के पीछे स्कूल है, हमारे घर के पीछे स्कूल है, के पीछे शब्द को हमने अंडरलाइन किया, इसका अर्थ हमें यहाँ पे इसका परिचय देना है। तो के पीछे आता है बच्चों स्थानवाचक, के सामने, के पास, के पीछे, के आगे, ये सभी स्थानवाचक में आते हैं, तो इस स्थानवाचक संबंध बोधक हुआ। और घर का संबंध स्कूल से बता रहा है, घर का और स्कूल का संबंध बता रहा है कि हमारे घर के पीछे स्कूल है, स्कूल और घर के मध्य क्या संबंध है, के पीछे, सिर्फ पीछे, कि घर के पीछे स्कूल है, ये संबंध है। तो यहाँ पे इसने बताया आपको घर का संबंध स्कूल से। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं ईश्वर के सहारे हूँ, अभी मैंने बताया था संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, तो संज्ञा है हमारे ईश्वर के सहारे हूँ, तो साधनवाचक, मैंने आपको बताया सहारे साधनवाचक में आता है, ये साधनवाचक संबंध बोधक हुआ। और मेरा संबंध ईश्वर से बता रहा है, मैं किसके सहारे हूँ, ईश्वर के सहारे हूँ, तो ये होते हैं बच्चे संबंध बोधक। हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पद का परिचय कैसे देते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो दो वाक्यों को, शब्दों को, वाक्यों को जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं। पदों को या पदबंधों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। तो सबसे पहले इसके भेद जानेंगे। इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में क्या है, जो समान अधिकार वाले शब्दों को जोड़ना, ये वो शब्द होते हैं जो समान अधिकार वाले शब्दों को जोड़ते हैं, यानी कि जो समान पद हो या पदबंध हो, जिनका समान अधिकार हो, उन्हें जोड़ते हैं, तो वो समानाधिकरण होते हैं। बच्चों आपने वाक्य पढ़े हैं, तो जो संयुक्त वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य में जो आपने यूज किए हैं, योजक शब्द यूज किए हैं, वो समानाधिकरण होते हैं। अब आगे देखिए व्यधिकरण। मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य के मध्य प्रयुक्त होते हैं। जब आपने मिश्र वाक्य किए, उसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बीच में जो शब्द आता है, जो आप योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे इसलिए, ताकि, यदि, चाहे, क्योंकि आदि। इसमें और, या, ये वाले क्योंकि वो क्या होते हैं, वो समान अधिकार वाले शब्दों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें भेद पहचानना है, उसके बाद ये योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाते हैं, जिन दो शब्दों को या जिन दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उनका लिखना बताना होता है। तो पहला उदाहरण देखिए, कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी। अब देखिए और को अंडरलाइन किया है, तो और शब्द यहाँ पे जो है समुच्चय बोधक है। तो ये कौन सा समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण, क्योंकि राम और श्याम बराबर है। इस फिल्म का नाम है राम और श्याम, क्योंकि राम और श्याम दोनों समान अधिकार रखते हैं, तो इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। और किन दो पदों को जोड़ रहा है, राम को और श्याम को, तो ये होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा उदाहरण देखिए, मेहनत करो ताकि पास हो सको। अब यहाँ पे देखिए, आप पास होना किस पर निर्भर करता है, मेहनत करने, तो यानी कि आश्रित और प्रधान दो उपवाक्य है इसमें, एक उपवाक्य प्रधान है और एक दूसरा उपवाक्य आश्रित है। तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है वो है व्यधिकरण, क्योंकि व्यधिकरण क्या करता है, प्रधान और आश्रित वाक्यों के मध्य आता है, उन्हें जोड़ता है। तो ये हो गया व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये दो वाक्यों के मध्य आया है, किसके, मेहनत करो और पास हो सको, तो ये हो गया बच्चों आपका समुच्चय बोधक। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का परिचय देंगे। इससे पहले विस्मयादि बोधक होते क्या हैं। विस्मय, घृणा, हर्ष, पीड़ा, आश्चर्य, दुख आदि भाव
क्या बढ़िया भोजन बनाया है, वाह क्या बढ़िया भोजन बनाया। तो जैसे मैंने बोला तो उसका मतलब क्या है, तो सबसे पहली बार वह शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय है ये। दूसरा हर्ष, भोजन क्या बढ़िया भोजन बनाया, मुझे अच्छा लगा भोजन खा के, वो स्वादिष्ट है, तो क्या होगा, हर्ष का भाव, खुशी का भाव। दूसरा उदाहरण देखिए, छी कितनी गंदगी है यहाँ पे, छी कितनी गंदगी है यहाँ। अब छी जब आ रहा है तो विस्मयादिबोधक है। और घृणा का भाव, गंदगी से क्या होता है, हमें घृणा होती है, उससे दूर होते हैं, तो यहाँ पे घृणा का भाव होता है, ये होते हैं विस्मयादिबोधक। तो अब हम पढ़ेंगे निपात। निपात क्या है बच्चों, जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वो निपात होते हैं। जैसे भी, ही, तक, तो, मात्र, भर, भी, ही, तक, तो, मात्र, भर, ये सभी निपात हैं। ये क्या होते हैं, इनको हम किसी पदबंध में, किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो ये उसमें किसी पद के बाद लगकर उसकी विशेषता लाते हैं, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण, इसमें मैं आपको बताऊं, जब हम निपात को पहचान, पद का परिचय देते हैं, उसमें मैं क्या बताना होता है, सबसे पहले हमें निपात को पहचानना है कि निपात कौन सा है इसमें। उसके बाद किस पद पर बल दे रहा है, अगर वो निपात का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर, तो वो किस पद पर बल दे रहा है। उदाहरण देखिए, मुझे तो घर जाना है। अब देखिए एक वाक्य हुआ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है साधारण वाक्य हुआ। अगर इसमें तो का प्रयोग यानी कि निपात का प्रयोग हुआ, मुझे तो घर जाना है। अब देखिए यहाँ पे तो अंडरलाइन है, इसका अर्थ है कि हम इस पद का परिचय दे रहे हैं। तो क्या है, निपात है। अब ये मुझे सर्वनाम पर बल दे रहा है, किस पर बल दे रहा है, मुझे सर्वनाम पर ये बल दे रहा है, तो इसमें ये दो चीजें बतानी होती हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा। अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा, ही अंडरलाइन है, तो ही का परिचय देना है। ही हमने पहचान लिया, ये निपात है। अब देखिए ही किस पर बल दे रहा है, पिताजी पर। अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पिताजी संज्ञा पर बल दे रहा है, ये पिताजी पर बल दे रहा है। आपने देखा निपात का प्रयोग जब वाक्य में हो रहा है तो वो किसी विशेष पद या पदबंध पर बल देता है। तो बच्चों ये थे हमारे पद परिचय, जिसे हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे।